Hello everyone, welcome to SKU Digital Classes. I am Neha Yadav, Department of Physics. Today we discuss rigid body mechanics. Rigid body is basically defined as a body where changes in the distance between any two of its point is negligible. हम रिजिड बॉडी को बहुत टाइप से समझ सकते हैं। कोई दृढ़ रिजिड बॉडी को हम कहते हैं दृढ़ पिंड। ऐसा निकाय जो अनेक कणों से मिलकर बना होता है और जिस पर हम कोई बाह्य फोर्स लगाते हैं या कोई भी फोर्स लगाते हैं तो उसके आकार या आकृति में कोई भी चेंजेस ना हो, तब हम उसको कहेंगे रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड कहेंगे। इसको हम और भी तरीके से समझ सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्या होता है, अनेक कणों से मिलकर बना होता है। इन अनेक कणों में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है और इंटरेक्शन के कारण जो बल उत्पन्न होते हैं उसे हम आंतरिक बल कहते हैं। इस प्रकार जो पदार्थ है या निकाय है वो क्या है, अनेक कणों से मिलकर बना है, तो इनके जो लगने वाले बल हैं वो भी अलग अलग होते हैं और जो इनका डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी अलग अलग होता है। तो न्यूटन के गति संबंधी नियम के द्वारा हम अलग अलग कणों की पोजीशन और उनका वेग ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक ऐसी विधि की आवश्यकता होती है जो समग्र ट्रांसलेटरी मोशन की व्याख्या कर सके। इसके लिए हम रिजिड बॉडी का अध्ययन करते हैं। तो रिजिड बॉडी को हम माने जो वास्तव में कोई भी पिंड क्या होता है, रिजिड बॉडी नहीं होती, फिर भी हम अपने प्रायोगिक तौर के लिए किसी भी दृढ़ वस्तु को जो कठोर है उसको हम दृढ़ पिंड मान लेते हैं। जैसे लोहे की छड़ है, क्वार्ट्ज है, हीरा है, जिसमें हम जो आसानी से ना टूट सके उसको हम रिजिड बॉडी मान लेते हैं। In case of rigid body, all the points will maintain the same position with respect to another points and we may not change the shape or deform the body by any way. In practical, there is not a body of such type that is perfectly rigid body and therefore this is only one idealization. इस तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कोई पिंड है उसको हम एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष लेते हैं। जो उसके जो अलग अलग कण हैं, कोई भी पिंड है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, लाइक M1, M2, M3, Mn, ऐसे बहुत सारे कण हैं और उनकी जो निर्देश फ्रेम के सापेक्ष जो उसकी पोजीशन है वो हम R1, R2, R3, Rn एक्सेट्रा ले सकते हैं। अब हम दो कणों का जो निकाय है उस पर अगर हम कंसीडर करें कि उनका हमें सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ पर समस्त कणों का जड़ता गुण शून्य होता है। अब जड़ता गुण क्या होता है, द्रव्यमान और जो स्थिति वेक्टर है R1, उस दूरी का द्रव्यमान और दूरी का जब हम गुणा कर देते हैं तो वह कहलाता है जड़त्व आघूर्ण। तो इस प्रकार हमने दो पॉइंट लिए M1 और M2 और उनका जो मिलाने वाली रेखा है वो क्या है, हमारी M1, M2, CM के द्वारा हमने इसको रिप्रेजेंट किया। तो किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष हमारे जो दो कण हैं M1 और M2, तो M1 का जो स्थिति पोजीशन वेक्टर है वो है R1 और M2 का जो स्थिति वेक्टर है वो क्या है, R2, और इनको जो मिलाने वाली रेखा है वो क्या है, हमारी CM, और CM का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, RCM है। तो इस प्रकार हम जब दो वेक्टरों के लिए उसका मास ऑफ सेंटर ज्ञात करते हैं तो हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, RCM इक्वल M1 वेक्टर R1 प्लस M2 वेक्टर R2 अपॉन M1 प्लस M2। इसको हम इस तरह भी समझें कि जो सदिशों के त्रिभुज नियम होता है उससे हम इसको समझेंगे कि हमने एक यहाँ निर्देश फ्रेम ले लिया और निर्देश फ्रेम के सापेक्ष कोई हमारा निकाय है जहाँ जो कि अनेक कणों से मिलकर बना हुआ है। ये कण है M1, M2, Mn, M2, M3, M4, Mn, कुछ भी हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया M1, M2, Mi और C और RCI, ठीक है। और इनके जो निर्देश बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति वेक्टर है उसको हमने लिया R1, Ri, जो M1 कण है उसके सापेक्ष स्थिति वेक्टर है M1
जो mi कण है उसके सापेक्ष स्थिति वेक्टर है ri, और जो c बिंदु है जहाँ पर हमें सेंटर ऑफ मास ज्ञात करना है उसका स्थिति वेक्टर है rc, और m2 जो बिंदु यहाँ पर दिख रहा है इसका स्थिति वेक्टर क्या है r2 है। इस प्रकार हम सदिशों के त्रिभुज नियम के द्वारा क्या करते हैं, द्रव्यमान ऑफ मास ऑफ सेंटर ऑफ मास की गणना करते हैं। तो इस प्रकार हमने लिया सदिशों के त्रिभुज नियम से हमने क्या लिया कि वेक्टर r आपको दिख रहा होगा, वेक्टर r कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है r में, यहाँ c का जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर r है, और जो यहाँ पर जो ये c और mi को जो रेखा मिला रही है इसका पोजीशन वेक्टर है rci। इन दोनों को हमने जोड़ दिया और इनका जो परिणामी वेक्टर है वो क्या है हमारा ri है। तो इस तरह हमने इनका क्या कर दिया, इसके में हमने इनके द्रव्यमान का गुणा कर दिया और हमने पूरे उसको ले लिया कि जो कण है वो अनेक छोटे छोटे से कण होगा तो इसमें कई पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो हमने इसका क्या कर दिया समेशन कर दिया। इस प्रकार जब एक ऐसी पोजीशन आती है जब mi और rci क्या हो जाता है इक्वल 0 हो जाता है, तब हम इसको क्या कहते हैं सेंटर ऑफ मास कहते हैं, माने द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। जब किसी बिंदु के सापेक्ष समस्त कणों का आघूर्ण क्या हो जाता है शून्य हो जाता है, तब हम उसे मास ऑफ सेंटर कहेंगे। इसी तरह हम जब अभी हम पढ़ ही रहे थे कि n पार्टिकल से बनकर कोई निकाय है उसका हम सेंटर ऑफ मास कैसे ज्ञात करते हैं। तो जब हम n पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास की गणना करते हैं तो हम उसको इस तरह डिफाइन करते हैं, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल ऑफ मासेस m1 m2 m3 डॉट 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 mn, माने जो कोई निकाय है वो m1 m2 m3 और mn कणों से मिलकर बना हुआ है, और उसके सापेक्ष जो उसके पोजीशन वेक्टर है स्थिति सदिश है वो क्या है r1 r2 r3 और rn है, रिस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू n आर्बिट्री ओरिजिन O। द पोजीशन सेंटर ऑफ वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास c इज, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे rcm बराबर m1 के सापेक्ष जो पोजीशन वेक्टर था हमारा r1 प्लस m2 और m2 के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर है r2 डॉट डॉट mn के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर rn, और इसको हम उनके मल्टीप्लाई कर देंगे उनके द्रव्यमान से m1 प्लस m2 प्लस mn। इस तरह जो हमारे समस्त कणों का आ जाता है मास ऑफ सेंटर उसको हम कर देंगे समेशन i इक्वल 1 2 3 होता तो हम i इक्वल 1 से लेकर n तक के जो कण हैं उन सब का हम कर रहे हैं समेशन mi और वेक्टर ri अपॉन समेशन i इक्वल 1 और कहाँ से लेकर कहाँ तक n कणों तक, तो उसका द्रव्यमान कितना है mi। इस तरह हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 अपॉन m हमारा बाहर आ जाएगा और i इक्वल 1 लिमिट जो इसकी रहेगी i इक्वल 1 से लेकर n तक और mi ri। इस तरह हम n कणों के पोजीशन को n कणों के निकाय को हम इस तरह हम डिफाइन करते हैं उनका मास ऑफ सेंटर। फिर मास ऑफ सेंटर का महत्व क्या है, सेंटर ऑफ मास का महत्व यह है कि जब ये जो यांत्रिकी प्रॉब्लम्स होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज दैट वन पॉइंट वेयर एनी यूनिफॉर्म फोर्स इज एक्टेड अपॉन द ऑब्जेक्ट, माने सेंटर ऑफ मास एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र निहित रहता है। दूसरा इम्पोर्टेंट है इसका कि इम्पोर्टेंट टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ object as it makes it easy to solve the mechanics problem, describe the motion of complicated and oddly shaped object। इसका जो यांत्रिकी है से संबंधित मैकेनिक्स हो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और जो अनियमित आकार के पिंड होते हैं उनके लिए हम सेंटर ऑफ मास की गणना करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क एक ऐसा टॉर्क हम माने किसी पिंड या निकाय का एक ऐसा बिंदु
जहाँ पर हम कोई बल डालें तो वह क्या करते हैं कि उस वस्तु को घुमा देता है किसी अक्ष के पड़ता, तब हम कहेंगे कि वह उसका टॉर्क है या बल आघूर्ण है। जैसे आपने देखा होगा कि हम हैंडपम्प चलाते हैं, हैंडपम्प के हत्थे क्या होते हैं, लंबे बनाए जाते हैं, जिससे हमको क्या कम फोर्स लगाना पड़े और जो कार्य है वो कम करना पड़े है। तो उससे क्या होगा, जैसे हमने यहाँ इसको दिखाया है कि ये पेचकस है और ये क्या कर रहा है, बोल्ट को खोल रहा है। तो इस पर हमको क्या करना है, इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो ये जो बोल्ट है वो आसानी से खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो टॉर्क की सहायता से क्या कहा, कोई हमें जो कार्य है वो जल्दी हो जाता है और कम बल लगाना पड़ता है। जो भी हम जो बल आघूर्ण का, जैसे कुम्हार के चाक है, पहिया बनाता है तो उसमें हम बल लगाते हैं, तो उससे जो लगने वाला प्रेशर उससे बर्तन बनाने के लिए कम बल लगाया जाता है और वो कार्य आसानी से हो जाता है। टॉर्क का फार्मूला हम इस तरह देते हैं, इसको हम टॉ पढ़ते हैं F इंटू आर इंटू साइन थीटा। टॉ क्या है, टॉर्क है, F क्या है, लीनियर फोर्स है, R क्या है, डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वेयर द एप्लीकेशन ऑफ लीनियर फोर्स टेक प्लेस, थीटा है हमारा, थीटा द एंगल ऑफ बिटवीन F एंड R। इन दिस फार्मूला साइन थीटा हैज़ नो यूनिट, R has unit of meter and F happens to have unit of newtons, and combining these together one can see that a unit of this force is a Newton meter. The formula derivation, the SI unit of for torque happen to be the Newton meter. इस तरह हम टॉर्क को डिफाइन करते हैं। हम मैथमेटिकली रूप में टॉर्क को इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि अगर हम किसी पिंड पर कोई फोर्स लगाएं तो उसकी जो लंबवत अक्ष है और बल है, बल का परिणाम, और जो अक्ष से जो दूरी है उसके गुणनफल को हम बल आघूर्ण कहते हैं। थैंक यू।